वेलकम टू स्टडी को वजीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप एक्ट के चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। इस चैप्टर में सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 8 तक दिए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ से कई तरह के आपके क्वेश्चन मेंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि ये पूछ लेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, इसका नेचर क्या है, क्यों ये कंसीडर किया जाता है कि जो पार्टनरशिप होती है उसका ट्रू टेस्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी। और साथ ही ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी पार्टनरशिप है, जैसा कि सेक्शन 5 में कहा गया है कि वो एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, ना कि स्टेटस से। तो ये लाइन जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिया जाता है। और साथ ही पार्टनरशिप का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, को ओनरशिप एंड कंपनी, इनके साथ कंपैरिजन, डिफरेंस वगैरह भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। कहा यह गया है कि जो पार्टनरशिप होती है वो कुछ पर्सन्स के बीच में एक तरह का रिलेशन होती है। किन पर्सन्स के बीच में? उन पर्सन्स के बीच में जो कि किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, सहमत हुए हैं। ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं जो कि वो या तो उन सभी के द्वारा चलाया जा रहा है या फिर उनमें से किसी के द्वारा उन सभी के लिए चलाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो ए है एंड बी है, ये क्या करते हैं, 100 बॉल्स ऑफ कॉटन खरीदते हैं और साथ में ये एग्रीमेंट करते हैं कि दोनों साथ में मिलकर इसको बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट वगैरह आएगा उसको आपस में शेयर करेंगे। तो ये जो ए और बी के बीच में रिलेशन है इसको हम कहेंगे क्या? पार्टनरशिप। अब यहाँ पर सवाल आता है कि पार्टनर्स का क्या मतलब है। जब पर्सन्स मिलकर पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं तो उन पर्सन्स को इंडिविजुअली हम पार्टनर्स कहते हैं। जैसे कि इस केस में ए एंड बी एक दूसरे के लिए क्या हुए? पार्टनर्स हुए। और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं फर्म। और जिस नेम के तहत ये अपना बिजनेस वगैरह रन कर रहे होते हैं उस नेम को हम कहते हैं फर्म नेम। तो ये 4 टर्म्स हैं जो कि सेक्शन 4 में डिफाइन की गई है। तो इस तरह से जो आपका पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट है, एक तरह का वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी बिजनेस रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसके तहत क्या किया जाता है? बिजनेस को चलाया जाता है, कैरी ऑन किया जाता है और उससे प्राप्त हुए प्रॉफिट को बांटने के संबंध में एग्रीमेंट वगैरह किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एसेंशियल एलिमेंट निकल कर आते हैं पार्टनरशिप के, जिनको अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट है कि जो पार्टनरशिप है वो तभी मानी जाएगी जब वो क्रिएट हुई है किससे? एग्रीमेंट से। यानी कि पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है बिजनेस को चलाने के लिए पार्टी के बीच में जो सब्सिस्ट करता है ये पार्टनरशिप है। क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, वो स्टेटस से अराइज नहीं होती है। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट होती है और वो किसी तरह के स्टेटस से या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर मैरिज करने से या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू क्रिएट नहीं होती है। इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो अब जो पार्टनर के एयर हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर का अगर कोई बेटा वगैरह है तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकता है, बट वो पार्टनर नहीं बन सकता है कि पापा की डेथ हो गई तो अब वो पार्टनर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक कि वो जो अदर पार्टनर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबर्स फैमिली बिजनेस को चला रहे होते हैं उनको हम पार्टनर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पार्टनर कहलाने के लिए पार्टनर्स के बीच में ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट किया जाना।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केस है, जैसे कि कृष्णाधन बनर्जी वर्सेस सन्यासी चरण मंडल। इस केस में ये कहा गया था कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है वो एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते, बल्कि वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, आपस में एग्रीमेंट करके। इसके अलावा एक केस था मिर्जामल भगवान दास वर्सेस रामेश्वर एंड अदर्स 1929 का। इस केस में ये कहा गया था कि अगर किसी जॉइंट हिंदू फैमिली का कोई मैनेजर वगैरह यानी कि कर्ता वगैरह या फिर कोई भी सदस्य पार्टनरशिप एग्रीमेंट करता है किसी स्ट्रेंजर के साथ, ठीक है, तो तब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो अदर मेंबर्स हैं वो भी क्या बन गए हैं, पार्टनर बन गए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से, वो कॉन्ट्रैक्ट से क्या होती है, अराइज होती है, ना कि स्टेटस से। और साथ ही आपको ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जैसे कि जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी इसेंशियल एलिमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं वो भी क्या होने चाहिए, कंप्लीटली फुलफिल होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 10। अब जैसा कि जो पार्टनरशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। कोई व्यक्ति अपने आप से थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होने चाहिए ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कंपनी एक्ट 2013 में, कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो आपस में किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए सहमत होने चाहिए। और यहाँ पर बिजनेस का मतलब है कोई भी ट्रेड वगैरह, ऑक्यूपेशन वगैरह या फिर प्रोफेशन वगैरह। और बिजनेस की डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन की गई है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपस में एग्रीमेंट होता है किसी चैरिटेबल वर्क को करने के लिए तो ये चीज़ पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कोई बिजनेस कैरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर होता क्या है, एक्स एंड वाई क्या करते हैं, एक फास्ट फूड शॉप परचेज करते हैं और इसके अलावा जो भी खर्चा आता है फर्नीचर वगैरह खरीदने में, बर्तन वगैरह खरीदने में, उसके लिए वो इक्वल प्रपोर्शन में मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद जो शॉप उन्होंने खरीदी उसमें खर्चा वगैरह लगाया, उस शॉप को वो रेंट पे दे देते हैं ये एग्रीमेंट करके कि भाई जो भी रेंट आएगा उसको आपस में हम बांटेंगे। तो अब यहाँ पर ये दोनों को ओनर्स हुए, ना कि पार्टनर्स, क्योंकि ये कोई बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहा है। पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए एग्री होना, यहाँ पर बिजनेस कैरी ऑन किया ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए तीसरा एसेंशियल एलिमेंट आपने ध्यान रखना है हमेशा कि कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो वहाँ पर आप चेक करेंगे कि बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कि जो बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है उस बिजनेस से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पार्टनरशिप में। यानी कि पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में बांटेंगे। ये एग्रीमेंट में वो मेंशन कर सकते हैं कि किस पार्टनर को कितना शेयर प्रॉफिट का दिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है लॉस को शेयर करना, यानी कि पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में लॉस को शेयर करने के लिए भी एग्री हुए हों, बल्कि ये किसी भी पार्टनर के लिए बिल्कुल छूट है कि उसकी मर्जी है। अगर वो ये एग्रीमेंट करना चाहता है कि जो भी लॉस होगा वो मैं बेयर करूँगा तो वो एग्रीमेंट कर सकता है लॉस को बांटने के लिए भी, ठीक है। ये हर एक पार्टनर के ऊपर पूरी छूट है। बट पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपस में ये एग्रीमेंट किया ही जाए कि
जो लॉस है वो भी आपस में क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और साथ ही तरीका भी पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेसली स्टेट किया गया होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट वगैरह शेयर करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने ये एग्रीमेंट किया है कि वो लॉस वगैरह को बियर करेगा, तो भाई किस तरीके से वो शेयर किया जाएगा जो भी प्रॉफिट और लॉस होने वाला है, ठीक है। तो ये तरीका भी पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेसली स्टेट किया गया होना चाहिए। पर मजे की बात ये है कि जैसा कि जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस के लॉस को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट नहीं करते हैं, बट इंडियन पार्टनरशिप के तहत हर एक पार्टनर की आउटसाइडर्स के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेंजर के प्रति जो भी लायबिलिटी होती है उसको अनलिमिटेड बनाया गया है। तो इसीलिए अगर कोई भी पार्टनर आउटसाइडर्स के प्रति अपनी लायबिलिटी को लिमिट करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो एंटर हो सकता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए ही लाया गया है जिसकी जो पार्टनर्स होते हैं वो आउटसाइडर के प्रति अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकें। लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इस बात का ये मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्या हो रहा है, जो पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है उसको अगर हम किसी को शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो व्यक्ति भी फर्म का पार्टनर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर होता ये है कि कोई पार्टनर मर जाता है, अब उस पार्टनर के हेयर को, जो भी उस पार्टनर के वारिस वगैरह हैं, उनको जो पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है उसका अगर हम शेयर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हेयर है वो भी अब पार्टनर हो गए। जरूरी क्या है, जरूरी है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहली चीज तो हमने डिस्कस की थी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के अलावा इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेक्शन 4 में ये वाली लाइन, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो लाइन है, ये जो ये कह रही है कि जो बिजनेस है वो या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा रन किया जाना चाहिए या फिर उनमें से किन्हीं पार्टनर्स के द्वारा जो कि सभी के लिए एक्ट कर रहे हो। इस लाइन के दो मतलब हैं। पहला मतलब तो यही है कि हर एक पार्टनर जो फर्म का बिजनेस है उसके अफेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए एंटाइटल है। हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के अफेयर में। सेकेंडली, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर कुछ ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो जो पार्टनर बिजनेस के अफेयर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन पार्टनर्स को भी, जो पार्टनर्स बिजनेस को रन कर रहे हैं वो अपने एक्ट से क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स के लिए हर एक वो पार्टनर जो बिजनेस को कैरी कर रहा है, जो बिजनेस को रन कर रहा है, वो प्रिंसिपल भी होता है और वो एजेंट भी कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यही है कि वो अपने एक्ट से बाकी सभी पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है और साथ ही वो व्यक्ति भी बाकी पार्टनर्स के जो भी एक्ट हैं फर्म के बिजनेस के संबंध में, उन एक्ट से उस व्यक्ति को बाइंड कर सकते हैं जो कि क्या कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि हर एक पार्टनर क्या है, एक एजेंट है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, और इस चीज को, ये जो लाइन है ना यहाँ पर लिखी हुई है, जो लैटिन मैक्सिम लिखा है, इसमें एक्सप्रेस किया गया है, जिसका मतलब यही है कि हर एक पार्टनर एक एजेंट की तरह होता है और वो अदर पार्टनर्स को जो भी उसने बिजनेस को रन करते हुए एक्ट वगैरह किए हैं उनसे क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो व्यक्ति पार्टनर है। जरूरी है कि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इसीलिए आपका एक केस है वाफ वर्सेस कार्वर। इस केस में कहा गया था कि जो
प्रॉफिट वगैरह बिजनेस का शेयर किया जाता है, ये पार्टनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस है। बट कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में कहा गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हालांकि वाइटल है फॉर द पार्टनरशिप, बट ये कोई कंक्लूसिव क्राइटेरिया नहीं है। जो आपका म्यूचुअल एजेंसी होता है वो पार्टनरशिप को डिटरमिन करने के लिए रियल टेस्ट होता है। तो ये तो था आपका लास्ट एसेंशियल एलिमेंट जो कि था म्यूचुअल एजेंसी का होना पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप के नेचर की, तो काफ़ी सारे पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कोई डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जो भी उसके पार्टनर्स हैं उनसे उसका कोई डिस्टिंक्ट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इन दी आई ऑफ लॉ जो भी इंडिविजुअल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, फर्म कह रहे हैं, बस इतना है। वो कोई डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं है बल्कि इंडिविजुअल का कलेक्टिव नेम है। और इसीलिए इन द केस ऑफ मालाबार फिशरीज कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस केस में कहा गया था कि जैसा कि जो फर्म होती है वो कोई डिस्टिंक्ट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रखती है अपने पार्टनर से, उसका कोई अलग विधिक अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है कि फर्म के खुद के कोई सेपरेट राइट नहीं होता है, ना ही वो खुद पार्टनरशिप एसेट को ऑन करती है। तो इसलिए जब भी हम फर्म के एसेट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सभी एसेट वगैरह जिसमें सभी पार्टनर्स का जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट है। और जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें कम से कम 2 लोग तो शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पर हर एक वो पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है उसको हम कहेंगे कि वो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। और यहाँ पर जैसे कि हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो पर्सन्स में नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि एक कंपनी जैसा कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानी जाती है, तो एक कंपनी भी क्या कर सकती है, पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। वो भी तब जब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा करने के लिए कंपनी को ऑथोराइज किया गया है। इट मीन्स कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो 2 कंपनीज के बीच में भी हो सकता है। ये कहा गया था स्टील ब्रॉस एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इस पर्टिकुलर केस में। So guys, it's all about what is partnership and nature of partnership. लगभग सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि बताता है मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। आपको अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट के PDF नोट्स चाहिए तो उनके बारे में जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की नेक्स्ट वीडियो में।